परिवार तो हर किसी का होता है, चाहे जंगल में घूमने वाले कुख्यात नक्सली हो या उन नक्सलियों से जंग लड़ रहे सुरक्षा बल के जवानों का। हथियार लेकर जो जंगल में घूमता है, उनके परिवार को हर वक्त चिंता सताती है कि क्या इस जंग का परिणाम होगा और उनके परिवार का सदस्य वापस लौटेगा या इस जंग में मारा जाएगा। तभी तो एक कुख्यात माओवादी जो 1 करोड़ का इनामी है, उसके परिजन और पोती पत्र लिखकर कह रही है कि दादा वापस लौट आइए। हथियार से कभी विकास संभव नहीं है। क्या हथियार उठाने से शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क मिल जाएगी? यह वीडियो और पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि कोई छोटे नक्सली की पोती यह पत्र नहीं लिख रही, बल्कि बसव राजू के मारे जाने के बाद जो महासचिव की दौड़ में सबसे आगे कुख्यात 1 करोड़ के इनामी नक्सली थिपरी तिरुपति उर्फ देवजी आगे चल रहे, तो इनकी ही पोती ने पत्र लिखकर गुहार लगाया है और सीधे तौर पर कहा कि दादा वापस लौट जाइए, इस जंग में कुछ नहीं है। बता दें कि देवजी प्रभारी सेंट्रल मिलिट्री कमेटी CRB के सदस्य हैं और सरकार की ओर से 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। मीडिया में पत्र और वीडियो संदेश तेलुगु भाषा में लिखा हुआ वायरल हुआ। बाद में तमाम न्यूज़ चैनलों में भी चला और पत्र और वीडियो में संदेश एक ही है, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली की पोती तुमा देवजी कह रही हैं कि दादा मुझे आपसे मिलने का मन करता है, पर ऐसी स्थिति है कि वह मौका नहीं मिलता। जब मैं अखबार और न्यूज़ चैनलों में आपके बारे में पढ़ती हूँ, आप पर गर्व और दर्द दोनों का एहसास होता है। हर हाल की घटनाओं को देखकर बहुत पीड़ा होती है। सच्चे दिल से कहना चाहती हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में आप घर वापस आ जाए। परिवार के सदस्य हैं जो वर्षों से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए कि इतने वर्षों में क्या पीड़ा और क्या कठिनाई परिवार पर रही होगी कि एक उनके घर का जो मुखिया है वो जंगल में घूम रहा है, तो कैसे हमारी दिन और रात कटती होगी। इसके साथ ही देव जी की पौत्री सुमा ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन कागार क्यों? पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे देश में घुसपैठ करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाती, माओवादियों की हत्या की जाती है और मिठाई बढ़ती है। यह देखकर भी दुख होता है कि आखिर शांति से वार्ता कर इन समस्या का हल करने के बजाय इस तरह की कार्रवाई चल रही है। ఎప్పుడు పేరు ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు మా పెద్దనాన్న చాలా గొప్ప వాళ్ళు అని అనుకుని మురిసిపోయేదాన్ని. కానీ ఈ ఆపరేషన్ కగార్ పేరిట జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్ల వల్ల చాలా ఒక తెలియని అలజడి కుటుంబంలో ఉండేది. అందులో మా నాన్నగారు కొంచెం టెన్షన్ పడేవాళ్ళు, అన్న ఎలా ఉన్నారు అనే బాధ ఆయన మొహంలో నాకు ఇప్పుడు కనిపించేది, కానీ ఎప్పుడు చెప్పలేదు. అలా నేను కూడా ఆపరేషన్ కగార్ గురించి చదవడం వల్ల నేను ఎందుకు ఒక ఉత్తరం రాయకూడదు అనే ఆలోచన కలిగింది. అలా అని ఒక చిన్న లెటర్ రాశాను. అందులో నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను, ఆయన పట్ల నాకున్న ఫీలింగ్స్ ఏంటి అని రాశాను. ఆ వార్తను మా పెద్దనాన్నకి చేరితే చాలా బాగుంటుంది అని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఆయన ఆలోచనలు ఎప్పుడు నన్ను ఒక గర్వపడే విధంగానే చేశాయి. నాకు చిన్నప్పటి నుండి కవిత్వాలు రాసే అలవాటు ఉంది. సో నేనేమనుకున్నాను అంటే నేను ఎందుకు ఆపరేషన్ కగార్ పైన రాయొద్దు అని అనిపించింది. సో అలా మొదలైన ఈ ఉత్తరం ఆలోచన ఇప్పుడు వార్తల్లో వచ్చింది. అది మా పెద్దనాన్నగారు చూస్తే బాగుంటుంది అని కోరుకుంటున్నాను. हाल में अगर देखें तो लगातार गृह मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर झारखंड के DGP या CM की, तमाम लोग नक्सल अभियान से पहले कई बार अपील कर चुके हैं कि आप जंगल से रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में लौटिए। हथियार के बल पर कभी जो व्यवस्था है वो नहीं चल सकती। और इन तमाम अपीलों के बावजूद देखा गया कि कई नक्सली तो मुख्य धारा में लौटे, लेकिन अभी भी संख्या बड़ी ऐसी है जो जंगल में हथियार लेकर घूम रहे हैं। कई बड़े माओवादी घूमते हैं, चाहे बस्तर इलाके की बात करें, बीजापुर की बात करें या फिर नारायणपुर का इलाका हो या फिर सुकमा का, जो सबसे ग्रस्त नक्सल का इलाका माना जाता है और यहाँ पर विशेष तौर पर अभियान चलता है। और अगर झारखंड की बात कर ले छत्तीसगढ़ के अलावा,
तो यहाँ अगर सबसे अफेक्टेड कोई अब जिला बचा है जहाँ नक्सली ज़्यादा बचे हैं तो वो सारंडा का इलाका है। और सारंडा में भी अगर आप अंदर जाते हैं तो जराई केला है, टोटो है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर माओवादियों का गढ़ है। और छीटपुट कई नक्सली की बात करें तो पलामू के आपको हुसैनाबाद इलाके में एक दस्ता बचा हुआ है। उसके अलावा पारसनाथ के एरिया में जाएंगे तो जो वहाँ का कुख्यात था प्रयाग मांझी वो मारा गया, जिस पर भी 1 करोड़ का इनाम था। तो कहे तो नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन इस बीच जो कार्रवाई हो रही है तो नक्सलियों के परिवार के लोगों में भी डर है। और यही डर वो पत्र के जरिए दिखा रही है कि अगर जंगल में रहे तो मारे जाएंगे, वापस कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब बसव राजू का एनकाउंटर हुआ था तो उनके भी भाई जो एयरफोर्स के एक अधिकारी रह चुके हैं, उनका बयान सामने आया कि 1980 के बाद से उनसे मुलाकात नहीं हुई और उनकी आंखें नम हो गई थी कि बसव राजू खेलने में काफी बेहतर था, जो स्टेट लेवल की कई प्रतियोगिता में भाग लेता था, लेकिन उससे मुलाकात होनी मुश्किल हो गई थी। तो गांव के लोग भी इंतजार करते थे कि इतना होनहार लड़का है और कब मिलेंगे। तो मिला भी क्या, आखिरी एक तस्वीर की एनकाउंटर में मार गिराया गया। उनके परिवार के लोगों को उसकी लाश भी नहीं मिली। बस यही देखकर अन्य नक्सली के परिवार के लोग भी अब डर और दहशत में है कि उनके साथ भी ऐसा ना हो। आखिर अंतिम समय में आत्मसमर्पण करने के बाद कुछ वक्त तो साथ बिताने को मिलेगा, जेल में कम से कम मुलाकात तो हो जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर यह बेटी जो पत्र लिखकर अपने दादा से गुहार लगा रही है तो इनके दादा पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या वह मुख्य धारा में लौटेंगे या फिर जंगल को ही अपना ठिकाना बनाएंगे, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव में यह भी है। उम्र के लिहाज से अगर देखें तो 61 साल उम्र हो गई है, तो साफ तौर पर देवजी की उम्र भी काफी अधिक है। और अब देखना होगा कि आखिर क्या सेंट्रल कमेटी के महासचिव पद की दौड़ में आगे जाते हैं या वापस यू टर्न लेकर अपने परिवार के पास जाते हैं कि परिवार रहेगा तभी तो कुछ होगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, ऐसे ही नक्सल स्टोरी आपको देते रहेंगे।